रियासतें नहीं चलती। तो वक्त आ गया है कि लोग इस पर गौर करें कि पाकिस्तान को एक माफिक स्टेट के तरीके से चलाने के लिए, कामयाब रियासत के लिए लोगों के अपने वसाइल पे मालकी को तस्लीम किया जाए, उनके इख्तियारात अपने वसाइल पे तस्लीम किए जाएं, फिर पाकिस्तान एक मजबूत रियासत बनकर, एक कामयाब रियासत बनकर चल सकता है। मगर अगर दूसरों के माल पे, पराए माल पे टोपी नराड़ पे सिंधी में चौंधैन, ये पॉलिसी इख्तियार की गई तो फिर मुल्क मुश्किलात में होगा। खलील साहब, एक सवाल जो इस वक्त दुनिया भर में कहा जा रहा है, मैं जसारत करूंगा कि वही सवाल आप जैसी शख्सियत से भी हो कि दहशतगर्दी की जंग चल रही है दुनिया भर में, मुख्तलिफ ममालिक में प्रोसेशंस चल रहे हैं, डिमॉन्स्ट्रेशंस चल रही हैं, बहुत से ममालिक में जो है ना गवर्नमेंट जो है हिलती हुई नजर आ रही है। उनके यहाँ कभी पेच होते हैं, कभी फिर लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। कितने ममालिक में जंगें हो रही हैं और कोई ऐसा मुल्क भी है जिस पर के डायरेक्ट बम्बार्डमेंट भी की जा रही है। तो इस सब वजूहात जो है और उसके साथ इकोनॉमिक क्राइसिस भी बहुत दुनिया में चले हैं। और आप कहना क्या चाह रहे हैं? कहना ये चाह रहे हैं कि क्या ये सब एक ही सुपर पावर की वजह से हो रहा है? जो मेरा कोई दोस्त कहता था कि इस वक्त में दुनिया भर में ये कहा जा रहा है कि ऊपर अल्लाह नीचे अमेरिका, क्या इसकी ये वजह है कि अमेरिका को कोई खातिर ख्वाह जवाब देने वाला या उसे समझाने वाला, राह रात पर लाने वाला कोई नहीं है? एक ही हुकूमत है। ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया। मेरे ख्याल में एक तरीकेकार यह है कि तमाम चीजों का इल्जाम हम बैरूनी ताकतों पर लगाकर अपने दामन को साफ कर लें। हम कहें कि हमारा तो कोई कसूर नहीं है। मेरे ख्याल में वेस्टर्न एम्पेरियलिस्ट पावर्स की भी जिम्मेदारी है इस खत्ते को और दुनिया भर को टेररिज्म और वायलेंस की आग में धकेलने की, और हम खुद भी जिम्मेदार हैं। यानी इफ आई वुड हैव बीन आस्क्ड अबाउट द मैन कल्प्रेट या मैन पर्सन या मैन रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो किसको देनी चाहिए, तो आई वुड आर्ग्यू कि द मच ऑफ द ब्लेम रेस्ट विद ज़िया-उल हक। ज़िया-उल हक का जमाना था when our children were led into abandoning books and taking up Kalashnikovs and drugs. हाँ, उस जमाने में pan Islamism served the purpose of Western world, so they encouraged, they supported the madrasa culture, they recruited the young fighters who later wore the mask of Taliban. उनको इनकरेज किया गया सोवियत यूनियन के खिलाफ, और उस फसल को अब हम काट रहे हैं। मगर वो अमेरिकन या ब्रिटिश हुकूमतें या वेस्टर्न वर्ल्ड कर पाती अगर हमारे लोग इनकार कर देते, अगर हमारे जनरल साहिबान ज़िया-उल हक साहब, मुशर्रफ साहब, उससे पहले जब U2 सर्विलेंस का मामला था और बड़ा पीर इस्तेमाल हो रहा था सोवियत यूनियन के खिलाफ सर्विलेंस की फ्लाइट्स के लिए, और सोवियत यूनियन के खिलाफ वो अड्डा दिया गया, जिस तरह अभी बात चल रही है कि कतर को अड्डा दिया गया है जो यूज कर रही हैं इंटरनेशनल ताकतें, तो क्या उन्होंने जबरदस्ती वो अड्डे ले लिए? क्या कोई रात की तारीकी में कोई अफवाह जाके उतरी, अमेरिकन और ब्रिटिश अफवाह जाके उतरी, कोई ईस्ट इंडिया कंपनी आई, बेचारे हमारे पाकिस्तानी डटे खड़े थे मगर जबरदस्ती ले गई? नहीं, हमारे जनरल साहबान ने, हमारी एस्टेब्लिशमेंट ने उनको ये दिए बेसिस, उनको इख्तियार दिया, उनसे डॉलर्स लिए, उनसे वसाइल लिए, सोवियत यूनियन के खिलाफ इस्तेमाल हुए। उस वक्त एक बैलेंस दुनिया थी। आप याद करेंगे कि इराक को खतरा होता था या शाम को या लिबिया को, यहां से हेनरी किसिंजर साहब कोई वार्निंग देते थे तो वहां से आंद्रे ग्रोमिको की स्टेटमेंट आ जाती थी कि अगर बहीर अरब में अमेरिकी फ्लीट बढ़ रही है तो रशियन फ्लीट, सोवियत यूनियन की फ्लीट आगे बढ़ना शुरू हो जाती थी। और कहा जाता था कि अगर शाम के खिलाफ कोई, लिबिया के खिलाफ कोई कार्रवाई करने के सोचा भी गया तो सोवियत यूनियन की अफवाज उनके रेस्क्यू के लिए आ जाती थी। उस बैलेंस दुनिया को हमारे मौलवी साहिबान ने
हमारे जनरल साहिबान ने उसको यूनिपोलर वर्ल्ड बना दिया। तो सारा इल्जाम हम दें कि अमेरिका ने यह किया, अमेरिका ने यह किया, अमेरिका ने या वेस्टर्न पावर्स ने किसकी मदद से किया? पाकिस्तानी जनरलों की मदद से, पाकिस्तानी मुल्लाओं की मदद से, पाकिस्तानी फंडामेंटलिस्ट की मदद से, जो खेले उन आलमी ताकतों के हाथों में, जिन्होंने डॉलर्स के लिए नूर मोहम्मद तराकई, बबरक कारमल, हफीजुल्ला अमीन, डॉक्टर नजीब की हुकूमतों को डीस्टेबलाइज किया, जिन्होंने अफगानिस्तान में दाऊद को डीस्टेबलाइज किया, जिन्होंने इस इलाके में ईरान के खिलाफ कार्रवाइयां की, जिन्होंने कहा कि हम लाल किले पे झंडा लहराएंगे, जिन्होंने कहा कि हम ईरान को एक्सपोर्ट करेंगे अपने ब्रांड को, जिन्होंने सिंकियांग सूबे में गड़बड़ की। एक पॉलिसी अडॉप्ट की गई, वो है ना कि दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहर जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। तो ये जो कॉन्सेप्ट है कि बहर जुल्मात में घोड़े दौड़ाने, यानी चीचों की मलिया और जुंगशाही और पने आकल और खुशदार और हब और चार सदा को नहीं संभालना, हमें बहर जुल्मात में घोड़े दौड़ाने। चार सदा के लोग भूखे मर रहे हो, गुजरांवाला के भूखे मर रहे हो, मुल्तान के लोग भूखे मर रहे हो, ओकाड़ा में किसानों पे जुल्म हो रहा हो, फैसलाबाद में मजदूरों के ऊपर तशद्दुद हो रहा हो, ठट्टे और पन्नो आकिल और गड़ी खैरो और कुबे सईद खान में लोग मर रहे हो, उनको छोड़ें, हम बहर जुल्मात में घोड़े दौड़ाएंगे। दश्त तो दश्त, दरिया भी न छोड़े हमने, हमको दरिया भी नहीं छोड़ने, हमें बहर जुल्मात में घोड़े दौड़ाने। अब यह थी फिलॉसफी जिसके पीछे चल रहे थे। एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, नील के साहिल से लेकर ताब खा के काशगर। उन्नत साहब, जब आप आपकी जमीन है 50 एकड़ या 500 एकड़ और आप प्लान करते हैं इन 500 एकड़ को छोड़ें, मैं पन्नो आकिल से लेकर केटी बंदर तक सारी जमीन का मकादा लेता हूं और सबको आबाद कर रहा हूं, तो ये मैनेज नहीं कर पाएंगे। एक वक्त में आप टूट जाएंगे, आपके वसाइल खत्म हो जाएंगे और जो आपकी 100 एकड़ जमीन है वो भी बंजर हो जाएगी। तो इनको संभालना था, एक न्यूली फॉर्म्ड मुल्क को, पाकिस्तान को चलाना था, अपने सूबों को हुकूक देने थे, अपने मुल्क को स्ट्रेंथन करना था, अपने वफाक के और सूबों के दरमियान तवाजुन पैदा करना था, लोगों के मसाइल को एड्रेस करना था। उसके बजाय ये बहरे जुल्मात में दौड़ने के लिए ख्वाहिशमंद थे और नील के सायर से लेकर ताबखा के काशगर हुक्मरान के ख्वाहिश थे। और आप आज भी देखेंगे ना, मुझे तो हैरत होती है, आप जियो पे, ARY पे, आज पे और TV1 पे और समा पे और दुनिया पे आप जाके देखें, बैठे हुए लोग बड़ी फर्स्ट क्लास कैप्स पहनी हुई हैं फौजी स्टाइल में, सिविलियंस को, और दाढ़ियां बढ़ी हुई हैं और मजेदार बैठे हुए हैं और कहते हैं कि हम मुसलमानों ने गुज़िश्ता 1000 बरस हुकूमत किए। बाबा, वो हम मुसलमानों ने, अयाज लतीफ पलीजो ने, उन्नड़ ने और किसी चौधरी और गुज्जर और भट्ट ने और किसी अचकजई और किसी जोगेजई ने नहीं की, वो अरबों ने की है, वो किसी ईरानियों ने की होगी। हम तो अंग्रेजों के डंडे के सामने झुके हुए थे, हम पे तो डंडे बरस रहे थे। अब अगर आपको कॉम्पिट करना है सुल्तान मोहम्मद फातेह से और आप समझते हैं कि मैं हूं वारिस सुल्तान मोहम्मद फातेह का और मैं सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी का वारिस हूं और मैं तारिक बिन ज़ियाद का वारिस हूं और मुझे सारी दुनिया फतेह करनी है, तो फिर तो आपके साथ यही हशर होना है जो हो रहा है। सिंधी में चाहे बोलो, चादर दिसी पैर डिगेर बन, चादर तो उन्होंने देखी नहीं कि हमारी गुंजाइश कितनी है। सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। अब सारे जहां का दर्द जब आपके जिगर में होगा तो जिगर है इतना सा, उसमें सारे जहां का दर्द समाएंगे तो जिगर फट जाएगा। तो जिगर को फाड़ने के लिए इन्होंने ये बंदोबस्त किया हुआ है। उसमें वेस्टर्न वर्ल्ड की तो जरूरत थी, सोवियत यूनियन के खिलाफ उनको यही काम लेना था, वो इनसे लिया गया, नतीजतन अब हम सब भुगत रहे हैं। इसलिए एक्सट्रीमिज्म में जहां वेस्टर्न वर्ल्ड का और इंपेरियलिस्ट ताकतों का अपना उनका इंटरेस्ट था, वेस्टेड इंटरेस्ट था, वहां ये लोग अपने जाती मफादात के लिए इस्तेमाल हुए और 17 करोड़ पाकिस्तानियों को, 18 करोड़ पाकिस्तानियों को आज जो भुगतना पड़ रहा है वो चंद जनरलों, चंद मजहबी तंजीमों के लीडरों, चंद मुल्लाओं, चंद इंतहा पसंदों, चंद उन इंतहा पसंदों को सपोर्ट करने वाले वो जो येलो जर्नलिज्म के प्रस्तार, वो सहाफी। ढाका में लोग मर रहे हैं, ये लिख रहे हैं मोहब्बत का आब जमजम बह रहा है। ढाका में हमारी माएं, बंगाली माएं बहनें, उनके साथ ज्यादतियां हो रही हैं। राजशाही यूनिवर्सिटी में टीचर्स को कत्ल करके उनको इज्तिमाई कब्रों में दफन किया जा रहा है। बच्चों को संगीनें घोंपी जा रही हैं, माओं के साथ रेप हो रहे हैं, बहनों के साथ रेप हो रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि मोहब्बत का आबे जमजम बह रहा है और हमूद रहमान कमीशन दफन कर दी गई। सिद्दीक सालिक की किताब जाके पढ़ें, जिसमें अभी चीजों को दबा दबा के भी जितना जाहिर है, विटनेस टू सरेंडर, आपको पता चलेगा क्या हशर किया जा रहा है।
और जुल्फकार अली भुट्टो साहब कह रहे हैं कि इधर हम उधर तुम, और कहा जा रहा है कि जो ढाका जाएगा कौमी असेंबली के इजलास में उसकी टांगें तोड़ दी जाएंगी। ये पॉलिसी इख्तियार करके पाकिस्तान को 70 में तोड़ दिया गया। अब अगर फिर ये तारीख दोहरानी है कि मोहब्बत का जमजम बह रहा है, बलोचों को मारो, सिंधियों को मारो, पश्तूनों को मारो, सराइकियों को मारो, और हमारी उर्दू मीडिया को, हमारी अंग्रेजी मीडिया को, हमारे उर्दू चैनल्स को, हमारे अंग्रेजी चैनलों को यह कह रहा है कि बलोचिस्तान में मोहब्बत का जमजम बह रहा है, सिंध में मोहब्बत का जमजम बह रहा है, और पख्तूनस्तान में और पख्तूनख्वा में मोहब्बत का जमजम बह रहा है, और कुचलते रहना है, तो नतीजे आगे भी ऐसे ही निकलेंगे जैसे निकलते आए। वजह फरमाया आपने, अगर आप इजाजत दें तो थोड़ा सा इसमें इजाफा इस तरीके से करूंगा कि ये आपने जो फरमाया कि हमारे कुछ लोग उनके हाथों में खेल रहे हैं या उन तरफ से बिक चुके हैं, क्या हमारे पूरे मुल्क में या पार्लियामेंट में ऐसे लोग नहीं हैं जो उन्हें ये समझा सके कि ये आप अपने मुल्क को तबाही की तरफ ले जा रहे हैं? अच्छा ठीक है, मैं आई गॉट योर पॉइंट। देखिए हमारी पार्लियामेंट जो है प्रोफेसर साहब, वो खुद इंडिपेंडेंट है। वेदर वी आर एन इंडिपेंडेंट स्टेट, वेदर वी हैव बीन मेकिंग आवर ओन पॉलिसीज, क्या हम एक कॉलोनी नहीं है? और एक कॉलोनी की हैसियत से, न्यू कॉलोनियलिज्म की एक कॉलोनी 1947 से जो बने हुए हम, वो नजर नहीं आ रहा आपके कि न्यू कॉलोनियलिज्म, द हैवक व्हिच न्यू कॉलोनियलिज्म and fundamentalism have played countries like Pakistan? This is evident from the parliaments which have been paralyzed by military dictatorships and civil services which are turned into engines of operation. ये सारी चीजें जो हैं, ये पार्लियामेंट्स वगैरह ये इंडिपेंडेंट हैं? ये इंडिपेंडेंट ही नहीं है। कौमी असेंबली में और सेनेट में जो हमारी आवाज बन के लोग जाते हैं, वो हमारी आवाज हैं। एक कौमी असेंबली का कोई मेंबर है जो ये हिसाब करके ना आता हो कि मैंने कॉन्स्टिट्यूएंसी में इलेक्शन जीतने के लिए 4 करोड़ रुपए खर्च किए, पोलिंग वाले दिन मैंने 1.5 करोड़ की गाड़ियां दी लोगों को पोलिंग स्टेशन पहुंचाने के लिए, मुख्तियारकारों और ईडीओ और डीसीओज को इतने पैसे दिए, मुखालिफ उम्मीदवार के फार्म को रद्द करवाने के लिए मैंने एडीजेज को, जजेस को, पुलिस अमलदारों को इतने पैसे दिए, और अपने ऑब्जेक्शन क्लियर करवाने के लिए मैंने इतने पैसे खर्च किए। ये टोटल मिला के 4.5 करोड़ बने। 4.5 करोड़ रुपए मुझे अब निकालने हैं कौमी असेंबली से।